नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं। तो शेयर बाज़ार में जो एजुकेशन सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम से, उसी सीरीज़ में एक और वीडियो मैं लेके आया हूं जिसमें शेयर बाज़ार के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की मैं बात करता हूं। छोटे छोटे शेयर बाज़ार के जो टॉपिक्स हैं, जो बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे टॉपिक्स को मैं पिक करता हूँ और उन पे वीडियोज़ बनाता हूँ, उन पे क्लैरिफिकेशन देता हूँ, उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ, एक पूरे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को मैंने एक सम अप करने की कोशिश की है। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। वैसे इन जनरल भी ये लाइफ में बात ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ये शेयर बाजार का स्पेसिफिक चैनल है, तो शेयर बाजार के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हर इन्वेस्टर को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो इसको मैंने सबअप किया। ये 4 डिसीजंस बेसिकली एक इन्वेस्टर को लेने होते हैं। तो वो 4 डिसीजंस आइए देखते हैं कौन से हैं। तो ये 4 डिसीजंस है। पहला, व्हाट टू बाय। दूसरा, व्हेन टू बाय। तीसरा, हाउ मच टू बाय। एंड चौथा, व्हेन टू सेल। ये 4 डिसीजंस किसी भी इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में लेने होते हैं। जब भी वो किसी भी शेयर को खरीदता है, ये 4 डिसीजंस के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो इन 4 डिसीजंस को एक एक करके आज देखेंगे कि कैसे इन डिसीजंस को लेते हैं, किस किस चीज़ों पे ये डिसीजंस डिपेंड करते हैं, और किस तरह से एक इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक आम निवेशक को किस तरह से उसे इन डिसीजंस को लेना चाहिए, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, और उस हिसाब से आज देखते हैं। तो सबसे पहला डिसीजन, व्हाट टू बाय। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखिए, एज एन इन्वेस्टर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहला डिसीजन आपको यही लेना पड़ता है कि व्हाट टू बाय, यानी कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें। तो इस डिसीजन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपने यही डिसीजन सही नहीं लिया, अगर आपने सही शेयर नहीं चुना, सही शेयर नहीं खरीदा, तो फिर आपका बाकी सारा जो प्रोसेस है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से चुनना है, बहुत ध्यान से देखना है, और एक कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी है टू बिफोर डिसाइडिंग टू बाय द शेयर। तो व्हाट टू बाय में जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर सेलेक्ट करें तो आपको कैसे बाय करना है। तो सबसे पहले, जैसे आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, मैं उन डिफरेंट कंपनीज के बारे में जिसमें मैं डिस्कस करता हूं, तो आपने समझ गए होंगे कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है बाय करने का। तो आपको अपना एक प्रोसेस बनाना है, एक प्रोसेस डिसाइड करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है बिफोर यू टेक अ डिसीजन टू बाय। इससे पहले कि आप एक बाय का डिसीजन लें, आपको एक फ्रेमवर्क, एक प्रोसेस बनाना है, और हर शेयर को, हर कंपनी को उस प्रोसेस के थ्रू से गुजारना है। जब वो कंपनी का शेयर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, उस प्रोसेस को फुलफिल कर देता है, तभी आपको उस कंपनी को खरीदना है, उस कंपनी के शेयर को खरीदना है। और वो प्रोसेस क्या है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं अक्सर बात करता ही रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला तो आपको एक स्क्रीनर देखना है। एक स्क्रीनर के तौर पे देखना है उसकी सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ, मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, सेल्स ग्रोथ को देखना है। तो वो अपने सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ की कंपनी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कैप की बात नहीं कर रहा, वो मिड कैप हो सकती है, वो स्मॉल कैप हो सकती है, वो लार्ज कैप भी हो सकती है। हालांकि लार्ज कैप में जो समझिए 1 लाख करोड़ के ऊपर का जो मार्केट कैप होता है, उस इतने बड़े मार्केट कैप में आपको बहुत हाई रेट पे ग्रो करने वाली कंपनी बहुत ही कम मिलेंगी, बहुत रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाई रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप में ही मिलेंगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको कहीं कहीं यहाँ वहाँ एक आध दो कंपनी लार्ज कैप में भी हाई रेट से ग्रो करने वाली मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पॉली कैप। अगर पॉली कैप का आप पिछले कई क्वार्टर्स का अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है, और जबकि वो लार्ज कैप कंपनी है। तो दैट डिपेंड्स आप, लेकिन ऐसे आपको पॉली कैप जैसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी। जनरली आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में ही मिलेंगी। तो ये सबसे पहला स्क्रीनर है। अगर ग्रोथ नहीं है तो आपको ऐसी कंपनी को खरीदने का कोई फायदा नहीं है एज एन इन्वेस्टर। कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया कि अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बहुत उसका ब्रांड बहुत अच्छा है, वो कंपनी बहुत अच्छी, वेल रेस्पेक्टेड है इन द मार्केट, वो सब नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अच्छी कंपनी वो है जो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो कंपनी फ्यूचर में भी हाई रेट पे ग्रो करती रहेगी, ये आपको देखना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री सुननी पड़ेगी, कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट देती है, उस समय जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है,
कौन कॉल करती है, वो देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी फ्यूचर में कैसे हाई रेट से कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी, यानी कि कंपनी क्या केपेक्स कर रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स हाई रेट से ग्रो करने के लिए कंपनी को केपेक्स करना पड़ेगा, या नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, या कंपनी को नई ज्योग्राफीज में जाना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी अभी सिर्फ एक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए सिर्फ गुजरात में एग्जिस्ट करती है, तो अब कंपनी क्या ऐसे बता रही है कि वो अब गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर्स में वो गुजरात से एक्सपैंड करके महाराष्ट्र में भी जाएगी, नॉर्थ इंडिया में भी आएगी, या साउथ इंडिया में जाएगी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी है। तो पहला हो गया सेल्स ग्रोथ, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज, और तीसरा हो गया फ्यूचर में ग्रोथ। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लेवरेज की भी बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में आपको देखना है कि क्या कंपनी अपने मार्जिन्स को बढ़ा रही है, यानी कि जैसे जैसे कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंपनी की यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो वैसे वैसे कंपनी का मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। तो दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। तो क्या ये चीज़ें कंपनी कर रही हैं? तो इस तरह से आपको ये, और अब फिर आपको कंपटीशन भी देखना है, क्या जो उसी सेक्टर में, उसी प्रोडक्ट्स में, उसी सर्विसेज में जो और दूसरी कंपनीज हैं, वो किस रेट से ग्रो कर रही हैं, उनके कंपैरेटिवली क्या ये कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, उनसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रही है। तो ज़्यादा रेट से ग्रो करने का मतलब ये भी होता है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है दूसरी कंपनीज में, अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो ये सारी चीज़ें आपको एक देखनी है बिफोर यू फाइनलाइज अ कंपनी, बिफोर यू सेलेक्ट अ कंपनी। तो किसी भी कंपनी को चुनने के लिए, जैसा कि पहला हमारा पॉइंट था व्हाट टू बाय, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ये सब देखना है इससे पहले कि आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करें, अपने पोर्टफोलियो में लेके आए, अपने बाइंग लिस्ट में लेके आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट टू बाय। तो इस पर आपको बहुत सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी है आपको व्हाट टू बाय के लिए। सबसे पहला जो हमारा एक डिसीजन है कि व्हाट टू बाय, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिसर्च करनी है। यू टेक योर टाइम टू डू द रिसर्च बिफोर यू बाय एनी स्टॉक। आप पूरा अपना टाइम लीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कि इस कंपनी को बाय करना है या नहीं करना है, क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन व्हेन टू बाय। अब ये व्हेन टू बाय जो है, ये बहुत बड़ा डिसीजन तो नहीं है, हालांकि अगर जैसा हम जैसा एडवाइस करते हैं कि जब आपके पास पैसा है तब आप खरीद सकते हैं, अमूमन बाय एंड लार्ज। तो ये कोई बहुत, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है व्हेन टू बाय में। आप किसी भी टाइम जनरली आप किसी भी टाइम खरीद सकते हैं जब आपके पास पैसे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक तो आपको बहुत एक्सट्रीम जब मार्केट होती है ना, बहुत एक्सट्रीम समझिए, बहुत एकदम बुल मार्केट चल रहा है और बहुत हाई रेट्स पे सब उल्टे पुल्टे प्राइसेस हो गए हैं, उस समय पे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर आप बहुत हाई यूफोरिया जिसे कहते हैं, अगर मार्केट में पूरा यूफोरिया चल रहा है, उस टाइम पे अगर आपने खरीद लिया है, तो आपका जो इंतजार है, जो पीरियड है टू मेक द मनी, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर वो बड़ा पेनफुल भी रहता है कि आपने खरीदा, ऑफ कोर्स वहां से फिर मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, वहां से गिरेगा तो आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा। फिर वो मार्केट एक आपको वेट करना पड़ेगा, एक रिकवरी फेज में आएगा, तब कहीं जाके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो भी तब आपने अगर अच्छी कंपनी खरीदी है, तो वो तो हमारा पहला ही चीज़ है, आपको अच्छी कंपनी होनी चाहिए, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो लंबा हो जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी होता है वो जो फेज होता है। तो आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जो है ना, एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। और आपको बहुत हाई पी, तो जनरली पी अच्छी कंपनी का हाई ही रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं है एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है कभी कभी किसी शेयर में, किसी कंपनी में, कि पी बहुत ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है 40% से, लेट से 40% बुरा ग्रोथ नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। आपने देखा कि हाँ, अभी सेक्टर में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ है ये, और 40% से ग्रो कर रही है, और पीई उसका हो गया 500, तो वहां फिर डील जस्टिफाइड नहीं होती। तो आपको इतना भी हाई पीई नहीं देना है। तो जनरली जैसे मैंने बोला कि अच्छी कंपनी का पी थोड़ा हाई ही मिलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन बहुत ही इतना भी हाई ना हो कि हर चीज वो जस्टिफाई ही ना हो पाए। तो आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करना है, बिल्कुल यूफोरिया को आपको अवॉइड करना है, और बहुत उल्टा पुल्टा हाई पी को आपको अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत ज्यादा पी इज ओके, फाइन, चलेगा। तो ये आपको व्हेन टू बाय में आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना है बस। इसमें कोई बहुत ज्यादा, इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अच्छी कंपनी है तो बाय एंड लार्ज आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं, सिवाय ये एक दो चीजों का जो मैंने भी बताया, एक बहुत यूफोरिक मार्केट कंडीशंस,
और दूसरा बहुत उल्टा पुल्टा हाई पी। वो दो चीजें बस आपको इग्नोर करनी है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, व्हेन टू बाय। अब तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच टू बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टू बाय का सिंपल अगर मैं बोलूं तो आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, कितना वेटेज किस शेयर को देना है। तो अगर इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आप पूरा समझ जाएंगे कि हाउ मच टू बाय। तो इसमें आपको हर शेयर को एक वेटेज देनी है। तो सबसे पहले तो आपको 15 से 20 शेयर का कम से कम आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट, लेट से आपके पास 10 लाख या उससे ज्यादा पैसे हैं, तो आपको एक 15 से 20 शेयर का एक पोर्टफोलियो बनाना है। आपको वो 3 शेयर और 5 शेयर का पोर्टफोलियो नहीं बनाना, उस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि 3 शेयर में अगर आपका एक शेयर भी खराब हो गया तो फिर आपके बाकी 2 शेयर सिर्फ उसकी रिकवरी में ही लग जाएंगे। तो और मान लीजिए 2 शेयर खराब हो गए, जो हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि कल को किस रीजन से किस कंपनी में कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। एक ब्रॉडली अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो इन्वेस्टमेंट एक एजुकेटेड गेस वर्क है, एक एजुकेटेड गेस वर्क। तो ये ब्लाइंड गेस वर्क नहीं, एजुकेटेड। आप पूरी रिसर्च करते हैं, सब पढ़ते हैं, सारी उस पूरी कंपनी का सब देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं चला रहे हैं उस कंपनी को। हो सकता है कल को मैनेजमेंट डिफॉल्ट कर दे, मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को पूरा ना करे, हो सकता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, जैसा कि अभी हमने देखा जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा था, यूएस ईरान की वॉर चल रही थी, वहां से एक प्रॉब्लम आ गई जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी। गोल्ड का प्रॉब्लम आ गया, जो हमारी गवर्नमेंट ने गोल्ड के बारे में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एडवाइस किया कि गोल्ड ना खरीदो, तो वहां प्रॉब्लम आ गया। तो कहीं से भी प्रॉब्लम एक आ सकती है। तो आप इतना अपने रिस्क को कॉन्सेंट्रेट ना करें कि आप 3 शेयर 5 शेयर का पोर्टफोलियो ले, 15 से 20 शेयर का एक पोर्टफोलियो ले। और उसके बाद आप शुरू में, आप अगर बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इक्वल वेटेज से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स सारे शेयर बराबर नहीं बढ़ेंगे, सारे शेयर एक ही टाइम पे नहीं बढ़ेंगे। कुछ शेयर आप देखेंगे कि वो ज्यादा बढ़ गए बाकी शेयरों से, उनको बेचना नहीं है। ये गलती कभी ना करें कि आपका जो शेयर बढ़ गया उसको बेच दिया आपने, और आपने जो शेयर नहीं बढ़ा है इस एंटिसिपेशन में कि वो बढ़ जाएगा, उसको आपने वो खरीद लिया। तो आपको अपने विनर्स को पूरा राइड करना है, विनर्स में नहीं बेचना है। विनर्स को बल्कि आप और ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं मनी, जहां आपको और कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये कंपनी तो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा करती जा रही है, उसका शेयर भी चलता जा रहा है, और ये गोइंग फॉरवर्ड भी ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, तो उसमें आप और पैसे डाल सकते हैं। फिर आप जो है उसमें एलोकेशन की परवाह ना करें कि इसमें एक दो शेयर में एलोकेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि वो मार्केट आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि भाई ये शेयर बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये कॉन्फर्मेशन मिल रहा है आपको। आपको सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा, आपको इन रियलिटी कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। तो वो एक पक्का कॉन्फर्मेशन है। आप शुरू में जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तब आपका सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है कि हाँ, एक एजुकेटेड गेस वर्क होता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये अच्छे चलने चाहिए, और आप तो सारे शेयर यही सोच के लेते हैं कि अच्छा चलेंगे। लेकिन मार्केट का कॉन्फर्मेशन आपको तब मिलता है जब वो शेयर एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें आप और पैसे डाल सकते हैं। फिर वो एक शेयर भले ही आपके पोर्टफोलियो का 20% हो जाए या 25% हो जाए, उसे आपको पूरा राइड करना है। तो हाउ मच टू बाय में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 शेयर में सारे पैसे डाल दिए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत हाई रिस्क है, आपका हार्ड अर्न मनी है, उसको इस तरह से इतने रिस्क पे नहीं डालना है। और आपको जो है मिस एलोकेशन नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि एक शेयर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये बहुत अच्छा करेगी, और आपने अपना 40% स्टार्टिंग में ही उसमें डाल दिया। आपको ऐसा भी नहीं करना है। तो जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इक्वल वेटेज से स्टार्ट करें, उसके बाद आप देखें कि मार्केट कैसे उन शेयरों को कैसे ले रहा है, उसके बाद वो क्वार्टर बाय क्वार्टर वो कंपनीज कैसे रिजल्ट दे रही हैं। फिर आपको जिन जिन शेयरों में ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, जो शेयर्स अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनमें आप एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं। और ये आपको करना है। तो इस तरह से आपको अपना एलोकेशन बनाना है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, हाउ मच टू बाय। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है हमारा, जो चौथा डिसीजन एक इन्वेस्टर को लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये हमारे फर्स्ट डिसीजन जो था व्हाट टू बाय, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो यही है कि व्हेन टू सेल। ये सेल का लोगों को जरा अंदाजा नहीं होता है, ये कि कब बेचना है। खरीदने का तो फिर भी लोग थोड़ा रिसर्च करके खरीद लेते हैं, लेकिन उसको बेचना कब है ये लोगों को समझ नहीं आता। ये बड़ी डिफिकल्टी होती है कि कब बेचें, क्योंकि जब मान लीजिए आपने, सबसे पहली प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जब आपने एक शेयर को ले लिया, मान लीजिए वो अच्छा चल रहा है, आप 1 साल 2 साल से उस शेयर को होल्ड भी किए हुए हैं,
अब आप क्या है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम है ये, कि आप उस शेयर से अटैच हो जाते हैं, आपको बड़ी उम्मीद हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है और ये तो मेरा बच्चा है एक तरह से, और ये शेयर अच्छा, आगे भी अच्छा मुझे पैसा देगा, एक उम्मीद सी चल जाती है। देखिए शेयर बाजार में ना होप नहीं चलती है, लाइफ में होप बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन शेयर बाजार में होप अच्छी चीज़ नहीं है। आपको होप होप के भरोसे नहीं रहना, आपको हार्ड कोर फैक्ट्स देखने हैं, नंबर्स देखने हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस देखनी है। तो शेयर बाजार में आप होप में ना रहे कि ये पहले 2 साल अच्छा करता रहा तो अब आगे भी अच्छा करेगा। तो आपको बिल्कुल इमोशनली डिटैच होना है अपने शेयर से, इमोशनली अटैच नहीं होना। और जहां आपको दिखे बिल्कुल कि भाई अब तो ये इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो कम हो गया है, तो आपको उस शेयर से निकल जाना है। मान लीजिए जब आपने लिया था वो 50% से सेल्स ग्रो कर रही थी, और ये एक नेचुरल चीज़ है कि कोई भी कंपनी लगातार बहुत सालों तक 50% से ग्रो नहीं कर सकती है। एक टाइम आएगा जब उसकी ग्रोथ नीचे आएगी, तो तब आपको उस शेयर से निकलना है। तो 50% से आप धीरे धीरे देखेंगे, जो जनरली अच्छी कंपनीज होती हैं वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ नीचे आती है। 50 से 45 होगी, 45 से 40 होगी, 40 से 35 होगी, 35 से 30 होगी। तो 50 से 40 तक आप फिर भी होल्ड कर सकते हैं। जब और नीचे आ जाए, जब आपको लगे कि अब तो ये 25-30% की ग्रोथ पे आ गई है, तब आपको उससे निकलना है। तो और या फिर किसी किसी कंपनी में ऐसा भी मिलेगा, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गई, कोई मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस पूरी नहीं की, मैनेजमेंट उतने अच्छे परफॉर्म नहीं किया, तो उसकी सेल्स ग्रोथ एकदम से गिर गई, तब आपको एकदम से उस शेयर से निकलना है, तब आपको वेट नहीं करना है। तो आपको ये सेल, व्हेन टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे टाइम स्पेंड करें, इसको लर्न करें, इसके बारे में सोचें कि कब बेचना है। देखिए अगर आपने 20 शेयर का भी पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें कई सारे शेयर होंगे जो आपको जल्दी जल्दी चर्न करने पड़ेंगे, जल्दी से उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनामिक वर्ल्ड है, ये अनसर्टेन वर्ल्ड है। यहाँ पे कब किस कंपनी को कहाँ से क्या प्रॉब्लम फेस हो जाए वो कुछ पता नहीं, वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हो सकता है मैनेजमेंट डिफॉल्ट कर दे, हो सकता है कंपटीशन मार्केट में इतना आ जाए कि अब वो कंपनी उतना ग्रोथ नहीं कर पा रही है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो जाए, कोई कंट्री स्पेसिफिक कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो किस शेयर में कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ जाए वो नहीं पता। तो इसलिए आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है, पैसिव इन्वेस्टिंग का टाइम नहीं है ये कि आपने एक बार खरीद लिए अब आप उसको 10 साल लेके बैठे हुए हैं। ये गलत थ्योरी है जो फैलाई हुई है मार्केट में। म्यूचुअल फंड वालों ने सबसे ज्यादा खासकर ये फैलाई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बेचा ही इसलिए जाता है ताकि आपको उनको पता है कि आप लेजी हैं, इतना रिसर्च करेंगे नहीं और इतना एक्टिव इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, तो म्यूचुअल फंड बेचा इसलिए जाता है कि आप अपने पैसे दे दिए एक फंड मैनेजर को, वो आपके बिहाफ पे सारी रिसर्च कर रहा है, सब कर रहा है, तो उन्होंने बता दिया आप और अपना आराम से सोते रहिए और फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है। इस तरह के जो खूबसूरत ख्याल है वो आपको म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत बेचे हुए हैं, और वही चीज जो है आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है। डायरेक्ट शेयर में पैसिव इन्वेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं है कि आपने ले लिया, खरीद लिया, बैठ गए और हो गया। वो जो कहानियां आपको सुनाई जाती हैं कि एशियन पेंट किसी ने लिया था और 20 साल रख के रखा, या HDFC बैंक लिया था, या TCS लिया था, तो ये सब मनोहर कहानियां हैं, इस चक्कर में ना पड़े। ये हाइंडसाइट में पता चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसने HDFC बैंक को अगर 15 साल रखा भी तो उसने कोई ऐसा नहीं कि पहले ही सोच लिया था मैं इसको 15 साल रखूंगा। क्वार्टर बाय क्वार्टर रिव्यू किया, वो हर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देता रहा, तब उसको रखे रखा। तो यही आपको करना है, आपको हर क्वार्टर में अपने कंपनी को देखना है, रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, और अगर वो लगता है कि हाँ ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा करेगी तो आप उसको रखना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में, फिर आपको इमोशनली अटैच नहीं होना, फिर आपको एकदम हार्ड डिसीजन लेना है और उसको बेचना है, ठीक है। और लगे कि हाँ ये थोड़ा सा वन टाइम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, अपने एलोकेशन को 50% कर सकते हैं। तो ये एक आपको डिसीजन, अपनी जजमेंट पावर बढ़ानी है, इससे आपको लेना है और आपको हार्ड फैक्ट्स पे जाना है। अगर आपको लगे कि हाँ दिख रहा है कि कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वो कि कहीं से भी आ रही है प्रॉब्लम, तो आपको उस शेयर को बेचना है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए गोल्ड में प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप अपने गोल्ड, हालांकि ठीक है गोल्ड की प्रॉब्लम भी ऐसी कोई ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं थी, दिस इज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम हुई, तो वहां की वजह से एक टेम्परेरी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम थी, बट आपको ट्रिम करना था उस समय। तो आपको इस भरोसे नहीं रहना ये कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। और तो ये एक जजमेंट आपको लेना है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो लगता है कि आपको ये वन ऑफ ही है, मतलब ये एक महीने में सॉल्व हो जाएगी या एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है।
तो उसमें आप स्टिल होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक आपको अपनी डिसीजन मेकिंग बनानी। लेकिन हाँ, जहां आपको लगे कि अब तो बिल्कुल ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कंपनी में, और तो वहां तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, इमीडिएटली बेचना है। तो ये व्हेन टू सेल का जो है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि ये शायद व्हाट टू बाय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू सेल। अगर आपने बेचा नहीं है तो आपका बहुत नुकसान होगा। अगर आपने सही समय पे किसी शेयर को नहीं बेचा तो वो पहले तो आपका मॉनिटरी लॉस करेगा, वो शेयर नीचे आएगा, आपको लगेगा कि अब तो नीचे आ गया, अब क्या है भाई। वो शेयर जो है जब नीचे आता है, जब उसकी स्टोरी खराब हो जाती है, तो वो शेयर कितना भी नीचे आ सकता है। वो 90% गिरने के बाद फिर 90% गिर सकता है। यानी कि मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, वो 90% गिर के 10 पे आ गया, वो 10 रुपए से फिर 90% गिर के 1 पे भी आ सकता है। तो गिरने की कोई लिमिट नहीं होती। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि अब तो इतना गिर गया और कितना गिरेगा। शेयर के गिरने की कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी गिर सकता है। तो आपको जो है सबसे पहले तो अगर आपने राइट टाइम पे सेल का डिसीजन नहीं लिया तो वो आपका मॉनिटरी लॉस करेगा। और कई शेयर आपके ऐसे भी होंगे जो आपका एक बार गिरने के बाद 50% गिर गए, उसके बाद वो आपके पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे, वो 2-2, 5-5, 6-6 साल तक वो वहीं पड़े रहेंगे। तो आपका 5-5, 6-6 साल वो खराब करेंगे। इससे भी टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। भले ही ठीक है आप नहीं राइट टाइम पे डिसीजन ले पाए, या आपके डिसीजन लेते लेते वो शेयर ऑलरेडी 25-30% गिर गया, आप उसको बेचें। अगर स्टोरी खराब हो गई है फिर आपको ये नहीं देखना है। आप 25-30% उस शेयर को अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे तो 25-30% आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा, बजाय कि उस इंतजार में आपको उसी शेयर में वो शेयर आपके बाइंग प्राइस पे आए, आपके कॉस्ट प्राइस पे आए, वो उस ख्याल में ना रहे। अगर स्टोरी खराब हो गई है तो आपको बेचना है, या आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में। देखिए पैसा तो लिमिटेड है, आपके पास भी, सबके पास लिमिटेड पैसा है। तो अगर आपको बहुत अच्छी जूसी स्टोरी मिल रही है कि हाँ ये तो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है कंपनी और फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में ग्रो करती रहेगी, तब ऑफ कोर्स आपको अपने जो कम ग्रोथ वाले शेयर हैं उनको थोड़ा थोड़ा बेच के वहां से पैसे निकाल के आपको दूसरे शेयर में डालना पड़ेगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है, व्हेन टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो ये 4 डिसीजन आपको लेने हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। इस 4 डिसीजंस को अगर आपने एज एन इन्वेस्टर सही लिया तो आपको बहुत पैसा बनेगा, फिर आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 4 डिसीजन पे आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, इन 4 डिसीजंस को लेना सीखें, इसको लर्न करें कैसे इन डिसीजंस को लेते हैं। जैसा कि ब्रीफ में मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने हैं फॉर ईच ऑफ द एवरी डिसीजन दैट यू टेक। ये 4 डिसीजंस में आप इस पे थोड़ा काम करें तो आपको एक अच्छे इन्वेस्टर आप बन जाएंगे। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे अच्छा इन्वेस्टर बनाया जाए, कैसे थ्रू एजुकेशन उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, उनको एडुकेट किया जाए। तो यही इस वीडियो का पर्पस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। कमेंट में लिख के बताएं कि आपका कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग शेयर बाजार और रिगार्डिंग पर्टिकुलर शेयर, तो आप कमेंट में लिख के बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।